नमस्कार। गुप्तों के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करने के बाद आज हम गुप्तकालीन प्रशासन, कृषि और राजस्व व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं मात्र गुप्तकालीन प्रशासन को ही ले रहा हूं ताकि यह पाठ लंबा ना हो जाए, और इसके अगले वीडियो में हम कृषि एवं राजस्व व्यवस्था को देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैंने आपके सामने आप देख रहे हैं एक गुप्तकालीन मानचित्र, गुप्तों के राज्य का मानचित्र। इसमें तमाम सीमांत प्रदेश और उनके अंतर्गत होने वाली सभी प्रांतों का या भुक्तियों के बारे में, प्रांतों को क्योंकि भुक्ति कहा जाता है उसकी भी एक चर्चा की है। इस चर्चा को प्रांतों के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम आगे देखेंगे। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के का भी एक तरफ आप सामने की स्लाइड में आप देख रहे होंगे। तो हम चलते हैं गुप्तकालीन प्रशासन की तरफ। गुप्तकालीन प्रशासन में सम्राट या राजा पूरे के पूरे साम्राज्य का प्रमुख होता था। वह न्याय और प्रशासन संबंधी सभी मामलों का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके बाद हम देखते हैं, यह तो केंद्रीय प्रशासन की बात हो गई। केंद्रीय प्रशासन के बाद जो अगली जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो प्रांतों की प्रशासनिक व्यवस्था थी। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था और प्रांतों के नीचे विषय होते थे जो आज के जनपद की भांति हैं। जिलों को या जनपद को विषय कहा जाता था। विषय का जो अधिकारी होता था वो विषयपति होता था और इसे कुमारामात्य भी कहते थे। इसी तरीके से जैसे प्रांतों में या भुक्तियों में उपरिक्त और उपरिक्त महाराज मुख्य अधिकारी के रूप में होते थे, राजा के प्रतिनिधि के रूप में होते थे। विषय से नीचे कई जगह पर पेठ या गांवों के कुछ समूहों की चर्चा मिलती है, जिसे हम आज के परगने से जिसकी तुलना हम लोग कर सकते हैं। तो यह गांव का समूह होता था और गांव के समूह के नीचे फिर गांव हुआ करते थे जिन्हें ग्राम बोलते थे। और उन ग्रामों का जो मुख्य अधिकारी होता था, मुखिया होता था, उसे हम ग्रामिक कहते थे, ग्रामिक। उस काल में, गुप्त काल में, क्योंकि कई सारे नगर भी थे, तो नगर की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए नगर पालिकाएं होती थी और नगर पालिकाओं का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे पुरपाल कहते थे। ये नगर पालिकाएं, इनकी तुलना हम आज की बड़े बड़े नगर, जो नगर पालिकाएं हैं, आपने देखा नगर निकाय संस्था, कुछ इस तरीके की नगर पालिकाएं उस समय भी हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। सम्राट, क्योंकि साम्राज्य और देश का सबसे बड़ा अधिकारी और प्रांतपति होता था, राष्ट्रपति का मुख्य अधिकारी होता था। गुप्त काल में हम उपाधियां धारण करने का ट्रेंड देख रहे हैं। सबसे पहले गुप्त सम्राट अपने आप को परम भट्टारक, महाराजाधिराज, पृथ्वीपाल, परमेश्वर, सम्राट या चक्रवर्तिन जैसी उपाधियां धारण करते थे। इन उपाधियों को धारण करने से यह भी लगता है कि संभवतः उनके अंतर्गत, उनके साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे राजा भी शासन कर रहे थे। इन छोटे छोटे राजाओं के शासन करने को हम सामंतवाद के बीज के रूप में देखते हैं या विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था के रूप में देखते हैं, जैसा अभी तक नहीं हुआ था। क्योंकि मौर्य काल में हम देखते हैं कि जो भी शासन व्यवस्था रही, प्रशासनिक व्यवस्था जो रही, उसमें राजा सर्वशक्तिशाली होता था। राजा इस समय भी सर्वशक्तिशाली है, पर आगे हम देख रहे हैं कि विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था ने ही आगे बहुराजत्व जैसी अवधारणा का विकास किया, जिसे हम आगे राजपूत काल में बढ़ता हुआ देखते हैं। देवत्व का सिद्धांत और राजपद वंशानुगत होना तो आप देख रहे हैं कि मौर्य काल या उससे पहले से भी शुरू हो गया है, जहां से राजतंत्रों की शुरुआत होती है। आमतौर पर राजा का पुत्र ही राजा होता था। तो ये शुरुआत तो मौर्य का, ऐसे लक्षण तो हमें मौर्य काल में भी दिखाई देते हैं, पर गुप्त काल में भी राजपद वंशानुगत था। राजत्व का दैवीय सिद्धांत या देवत्व का सिद्धांत से अभिप्राय आप समझते हैं कि राजा ईश्वर या देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है। यही देवत्व का सिद्धांत है। राजा अपने सहयोग के लिए, प्रशासन के कुशल संचालन के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन करता था, सहयोगियों की नियुक्ति करता था। इसमें अमात्य होते थे, सचिव होते थे,
एवं मंत्री भी होते थे। यहाँ तक कि गुप्तकालीन अभिलेखों से कुछ केंद्रीय अधिकारी गणों की भी जानकारी मिलती है। इसे हम आज की केंद्रीय व्यवस्था, आज के वर्तमान भारत की केंद्रीय व्यवस्था के तौर पर भी देख सकते हैं कि जो केंद्रीय शासन होता है, भारतीय जो संसद होती है या प्रधानमंत्री और मंत्रीगण होते हैं, उनके सहयोग के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी और तमाम जो सचिव होते हैं उसी तरीके के अधिकारी उस समय भी रहे होंगे, जिनमें सर्वाध्यक्ष मुख्य सचिव के रूप में होगा। प्रतिहार एवं महाप्रतिहार ये वह अधिकारी हैं जो राजा के सबसे करीब और विश्वसनीय हो सकते थे, क्योंकि अंतःपुर का अभिप्राय है कि अंतःपुर यानी कि राजा का राजमहल, जहां राजा निवास करता है, तो अंतःपुर के रक्षक को प्रतिहार, और ये जो अंगरक्षक होते थे या राजमहल के जो रक्षक होते थे उनके मुखिया को महाप्रतिहार कहा जाता था। एक और अधिकारी की चर्चा मिल रही है कुमारमात्य की, इसके आगे भी चर्चा आएगी। तो ये जो है ये पदाधिकारियों का सर्वश्रेष्ठ वर्ग था। आगे हम देखते हैं कि जनपद के मुख्य अधिकारी के रूप में भी कई बार कुमारमात्य की चर्चा मिल रही है। तो ये कुमारमात्य जो है यह संभवतः आज के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी यानी कि IAS के थ्रू जिन लोगों का सिलेक्शन होता है, जिलाधिकारी या जिलाधीश या उस तरीके के अधिकारियों का जो वर्ग होता होगा कुमारमात्य कहा जाता होगा। आगे गुप्तकालीन अभिलेखों में कुछ ऐसे केंद्रीय अधिकारियों की भी सूचना मिलती है जो सेना के विभिन्न भागों के लिए, युद्ध या शांति के लिए, या पुलिस और धार्मिक और सैन्य मामलों के लिए, वित्तीय मामलों के लिए, राजकीय कोष के लिए, टैक्सेशन सिस्टम और युद्ध एवं न्याय विभाग इत्यादि विभिन्न विभागों के लिए मुख्य अधिकारी होते होंगे। इनकी भी एक सूची मैंने आपके सम्मुख आगे दे दी है, इसे डिटेल में देखने की जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो थी अभी तक आपने केंद्रीय व्यवस्था या केंद्रीय शासन व्यवस्था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि उस राजा की जगह जगह प्रशासनिक इकाइयां प्रांत के रूप में बनी हुई थी। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। इन भुक्तियों इसका प्रांतीय प्रशासन का स्वरूप क्या, चलिए देखते हैं। प्रांतीय प्रशासन में सबसे पहले उपरिक महाराज नाम का अधिकारी होता था। उपरिक महाराज प्रायः राजा के सर्वाधिक विश्वास पात्र या फिर राज परिवारों के सदस्य हुआ करते थे। जैसे युवराज हैं या कई बार राजा का पुत्र जो है उनको उपरिक और उपरिक महाराज के तौर पर उनकी नियुक्ति की जाती थी। इनकी तुलना हम लोग आज के गवर्नर या राज्यपाल के तौर पर भी कर सकते हैं कि वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था देख रहा है। एक और बात की चर्चा आई है जो महत्वपूर्ण है, जैसे सीमांत प्रांत। तो सीमांत प्रांत क्योंकि सीमावर्ती प्रांत होने के कारण सामरिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, तो राजा का प्रायः दखल होता था इन प्रांतों में, और यहाँ पर भी महत्वपूर्ण अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। योग्य अधिकारियों की नियुक्ति प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर की जाती थी। इनको गोष्ठा या गोप्ता कहा जाता था। कुछ ऐसी चर्चाएं भी मिली है जहां पर ये कहा गया है कि इनका एक निश्चित कार्यकाल होता था और उनके प्रशासनिक कौशल के आधार पर उनकी नियुक्तियां उतने समय के अंतराल के लिए की जाती रही होंगी, पर प्रायः 5 वर्ष के लिए भुक्तियों में अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। प्रांतीय प्रशासन से नीचे वाली जो इकाई है वह है जनपद का प्रशासन। आज ही के जिले की भांति अभी कुछ जगह पर आयुक्त जैसी चर्चा भी मिल रही है, जिन्हें आयुक्त भी कहा जाता था, पर जनपद की ही ज्यादा हमें चर्चा मिलती है। जनपद को विषय कहा जाता था और विषय का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था विषयपति। आज के जिलाधिकारी के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। कहीं कहीं पे इसे कुमारामात्य भी कहा गया है, जिसकी मैंने आपको पहले भी चर्चा की है। कुमारामात्य या विषयपति के सहयोग के लिए एक समिति बनाई जाती थी, जिस समिति को विषय महत्तर कहा जाता था। विषय महत्तर में नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, कुलीक या कायस्थ। नगर श्रेष्ठी जो कि पूंजीपति वर्ग का नेता होता था, सार्थवाह विषय के अंतर्गत जो भी व्यापारी होते थे उनके नेता होते थे, और कुलीक या प्रथम कुलीक कहते हैं उसे, तो शिल्पियों एवं व्यवसायियों के मुखिया के तौर पर, और प्रथम कायस्थ यानी कि मुख्य लेखक के तौर पर विषय महत्तर के सदस्य होते थे। विषयपति का जो प्रधान कार्यालय होता था उसको अधिष्ठान नाम से जानते थे,
और यहाँ पर विषयपति के अधीन कुछ कर्मचारी होते थे जिनसे वे प्रशासनिक कार्यों का रखरखाव, उसकी देखरेख या दस्तावेजों को तैयार करना या सहयोग के लिए होते थे। जैसे शौल्किक एक अधिकारी का नाम आता है, वो टैक्स वसूलने वाला अधिकारी है। गौल्मिक जो है वो जंगलात का अधिकारी है। इसे पुस्तपाल भी कहा जाता है। नहीं, अमर क्षमा कीजिए, पुस्तपाल नहीं कहा जाता है, ये स्लाइड में थोड़ा सा गलती हुई है। पुस्तपाल एक और अधिकारी है जो जिसे पुस्तपाल को करणिक भी कहा जाता है। तो पुस्तपाल और या फिर करणिक दस्तावेज संरक्षण का कार्य करता था। जनपदीय प्रशासन के बाद आगे हम बढ़ते हैं ग्रामों के और नगर प्रशासन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नगरीय प्रशासन की। नगरीय प्रशासन में जो संरचना होती थी उसे नगर पालिका महापालिका बोला जाता था। नगर महापालिका का जो सबसे मुख्य अधिकारी होता था उसे पुरपाल कहते थे। जैसे कई जगह पर आपने देखा होगा कि नगर के लिए पुर की भी चर्चा आई है। तो नगर का जो मुख्य अधिकारी होता था वो पुरपाल होता था। कई बार प्रमुख नगरों के लिए शासक के द्वारा खुद भी पुरपाल की अधिकारी की नियुक्ति की चर्चा हमें मिलती है। ये कुमारामात्य श्रेणी के ही अधिकारी ये भी होते थे और इनके सहयोग के लिए नगर के कार्यों को संचालन करने के लिए एक नियुक्ति समिति होती थी जिसे पौर कहा जाता था। ये पौर कहने से मुझे इसकी तुलना आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आज जितने भी बड़े नगर हैं उनको नगर निगम नाम से जाना जाता है। नगर निगम का जो मुखिया होता है, जो मेयर होता है, उसे महापौर कहा जाता है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि मेयर के अलावा और भी जो पार्षद होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उसी की तरह से नियुक्ति समिति गुप्त काल में होती थी जिसे पौर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं ग्रामीण प्रशासन की तरफ। ग्रामीण प्रशासन सबसे छोटी इकाई होती थी। ग्राम सभाओं के द्वारा इसका प्रशासन संचालित किया जाता था। ये ग्राम सभाओं को कहीं कहीं ग्राम जनपद और कहीं कहीं पर पंचमंडली भी कहा गया है। इसका जो मुखिया होता था वह ग्रामीक होता था और इसके जो सदस्य होते थे, जैसे आज की ग्राम सभाओं में भी वार्ड मेंबर्स होते हैं, सभासद होते हैं, उसके सदस्य जो होते थे वो महत्तर होते थे। पर डिफरेंस ये है कि आज तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो आज कोई भी निर्वाचित होकर ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। पर उस समय जो कुलीन लोग हुआ करते थे, जो प्रतिष्ठित लोग होते थे गाँव के, ग्राम सभा के, वही ग्राम महत्तर होते थे या सदस्य होते थे। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रशासनिक के ही अगले बिंदु पर, न्याय प्रशासन। तो न्याय प्रशासन किस तरीके का होता था इसे देखते हैं। राजा जो होता था, सम्राट जो होता था, वो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और सर्वोच्च न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश भी होते थे, जिन्हें हम कहीं कहीं पर महादंडनायक, दंडनायक एवं सर्वदंडनायक नाम से भी जाते हैं। एक अच्छी बात, एक रुचिकर बात यह है कि इस काल में, गुप्त काल में भी कई शासकों के शासन काल में विधियों का संकलन हुआ, कानून का निर्माण या कानून का संकलन किया गया। जैसे हम आगे बढ़ते हम देखते हैं कि दीवानी कानून या फौजदारी कानून पृथक पृथक रूप से परिभाषित किए गए। दीवानी कानूनों के अंतर्गत संपत्ति संबंधी विवाद आते थे और फौजदारी कानून के अंतर्गत चोरी, व्याभिचार या उस समय प्रचलित जो भी अपराध या अन्य अपराध हुआ करते थे वो फौजदारी कानून के अंतर्गत आते थे। न्यायपालिका से ही जुड़े हुए अलग अलग श्रेणियां जो होती थी, श्रेणियों की चर्चा हमने वैदिक काल में उसके बाद भी देखी है। व्यापारियों की अलग अलग श्रेणियां होती थी, व्यापारियों की, व्यवसायियों की। हालांकि ये श्रेणियां जो हैं ये धर्म के आधार पर अपने विवादों का निपटारा करती थी। तो इन श्रेणियों के भी अपने अपने न्यायालय होते थे और उसके अलावा समाज में विवादों के निर्णय में जगह जगह समितियों का प्रचलन था। जैसे पूग नाम की एक समिति की चर्चा है। वो नगर में रहने वाले विभिन्न जातियां जो होती हैं, जातियां जो उस समय थी, उनकी समिति को पूग बोलते थे। और समान परिवारों के एक तरह के जो परिवार हैं उनके सदस्यों की एक समिति की चर्चा मिलती है, उसे कुल कहा जाता है। तो ये सारी समितियों का कार्य आपसी विवाद में निर्णय देना था। तो अभी तक आपने
गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सम्राट या केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था, प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था, नगर प्रशासन व्यवस्था, ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था या न्याय प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस लेक्चर के बाद, इस पाठ के बाद मेरा प्रयत्न रहेगा कि मैं अगला जो वीडियो तैयार करूंगा, अगला जो पाठ तैयार करूंगा, उसमें कृषि एवं राजस्व व्यवस्था की जानकारी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आज के लेक्चर में, आज के इस पाठ में यहीं तक चर्चा। इसके बाद अगला कृषि एवं राजस्व व्यवस्था के बारे में हम अगले पाठ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।